नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मानव में रासायनिक समन्वय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। तो देखिए, जो पीनियल ग्रंथि होती है उसकी स्थिति क्या होती है। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है वो मानव में जो अग्र मस्तिष्क पश्य होता है, देखिए ये है अपना मस्तिष्क, और मस्तिष्क में ये वाला भाग आपको मैंने बताया था, ये है हाइपोथैलेमस और ये है थैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या स्थिति होती है, पीयूष ग्रंथि। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क पश्य है, आपको मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था कि अग्र मस्तिष्क पश्य, जिसे डायनसिफेलॉन कहते हैं, इसकी गुहा को हम डायोसील के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पीनियल ग्रंथि होती है यह अग्र मस्तिष्क के पश्य भाग की सतह के बीच थैलेमस से निकले खोखले व्रंत पर स्थित होती है, या हम इसे छोटे तौर पर ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो अग्र मस्तिष्क पश्य या डायनसिफेलॉन की जो गुहा है डायोसील, उसके पास स्थित होती है। अब देखिए, जो पीनियल ग्रंथि होती है वो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो उत्पत्ति में कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। तो पीनियल ग्रंथि उत्पत्ति में कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है, और इसका भार लगभग 150 मिलीग्राम होता है। फिर देखिए, जो ये पीनियल ग्रंथि होती है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो पीनियलोसाइट्स कोशिकाएं और दूसरी होती है न्यूरोगिलियल कोशिकाएं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पीनियल ग्रंथि होती है वो पीनियलोसाइट्स कोशिकाओं से बनी होती है। और इस पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वह है मेलेटोनिन। और जो ये हार्मोन होता है मेलेटोनिन, इसका जो स्राव होता है वो तेज प्रकाश में कम होता है। मतलब जो तेज प्रकाश होता है उस तेज प्रकाश में जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसका स्राव कम होता है, जबकि मंद प्रकाश में या कम प्रकाश में इस हार्मोन का स्राव अधिक होता है। अब देखिए, इस पीनियल ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है मेलेटोनिन, उसके क्या कार्य हैं। तो देखिए, ये त्वचा के रंग को हल्का करता है। आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है, यह हार्मोन होता है, ये त्वचा के रंग को गहरा करता है। जबकि जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है, यह त्वचा के रंग को हल्का करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है यह MSH के विपरीत कार्य करता है। MSH त्वचा के रंग को गहरा करता है, जबकि मेलेटोनिन त्वचा के रंग को हल्का करता है। फिर देखिए अगला, वेरी इंपॉर्टेंट, यह लैंगिक जैविक घड़ी के तौर पर भी जाना जाता है। यह हार्मोन होता है वो लैंगिक जैविक घड़ी के रूप में कार्य करता है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की जो लैंगिक क्रियाएँ होती हैं, जो लैंगिक क्रियाओं का जो साइकिल होता है वो इसके माध्यम से संचालित होता है। फिर देखिए, जो दैनिक लय है हमारी, जो दैनिक लय का मतलब होता है जो हम रात को सोते हैं, दिन को उठते हैं, ये जो सभी क्रियाएं होती हैं, रात को सोना, दिन को उठना, ये सभी जो दैनिक लय के अंतर्गत आती है, डेली रूटीन के अंतर्गत आती हैं, ये सभी मेलेटोनिन हार्मोन द्वारा संचालित होती हैं। अब देखिए, ये जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये लैंगिक परिपक्वता को, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लैंगिक परिपक्वता को 10 से 12 साल की आयु तक, मतलब 10 से 12 वर्ष तक लैंगिक परिपक्वता को रोकने के लिए उत्तरदायी मेलेटोनिन हार्मोन होता है। अब देखिए, 10 से 12 वर्ष तक की आयु तक ये लैंगिक परिपक्वता को रोकता है, जिससे 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद इस हार्मोन है, ये हार्मोन होता है, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु तक ही इसका जो मुख्य कार्य है वो है कि जो लैंगिक परिपक्वता है उसको 10 से 12 वर्ष तक की आयु तक रोकना। लेकिन 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद इस पीनियल ग्रंथि से ये हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाता है, जिससे इस ग्रंथि में जो कैल्शियम होते हैं वो कैल्शियम जमा हो जाता है।
इस ग्रंथि में कैल्शियम जमा हो जाता है या कैल्शियम भर जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट आदि के रूप में, जिसे ब्रेन सैंड के नाम से जाना जाता है, मस्तिष्क धूल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि जो पीनियल ग्रंथि होती है वो दैनिक लय, जो हमारी दैनिक लय है उसको बनाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट आदि परीक्षाओं के अनुसार, कि जो दैनिक लय है उसको बनाए रखने का काम कौन सी ग्रंथि द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि। अब देखिए एक और फैक्ट बात है इसके लिए, इसे पीनियल काय भी कहते हैं तथा इसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अक्रियाशील तीसरा नेत्र, अक्रियाशील तीसरा नेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये थी पीनियल ग्रंथि। अब देखिए आगे अगली जो ग्रंथि है वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्रंथि। तो जो थायराइड ग्रंथि है उसको पढ़ने से पहले आपको देखिए जो 2 क्वेश्चन हैं उनको आपको याद रखना है। यदि आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। जबकि आपको पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपको बताना है थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अब देखिए थायराइड ग्रंथि की क्या स्थिति है, ये कहाँ स्थित होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारे गले में, जो गला है देखिए ये थायराइड ग्रंथि है और ये है गला। तो गले में जो हमारी श्वास नली है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, उस ट्रेकिया के पास थायराइड ग्रंथि होती है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो 2 पालियों से निर्मित होती है। ये रही एक पाली और ये दूसरी पाली, और दोनों पालियाँ एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती हैं, एक संयोजक सेतु से जुड़ी रहती हैं जिसे स्तमस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्तमस। तो स्थिति के संदर्भ में बात करें तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो गले में जो हमारा ट्रेकिया है या जो श्वास नाल है या श्वास नली है उसके पास स्थित होती है। तो थायराइड ग्रंथि गले में ट्रेकिया के पास स्थित होती है और ये एच आकार की दिखाई देती है। उत्पत्ति में यह एंडोडर्मल होती है। उत्पत्ति में कैसी होती है? एंडोडर्मल। तो देखिए अब इसकी संरचना, थायराइड ग्रंथि की संरचना। तो थायराइड ग्रंथि एच आकार की ग्रंथि होती है। यह एक गुलाबी रंग की ग्रंथि है जो 2 पालियों से निर्मित होती है, 1 और 2। तो थायराइड ग्रंथि कितनी पालियों से निर्मित होती है? 2 पालियों से निर्मित होती हैं। और ये दोनों पालियाँ एक सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं जिसे हम स्तमस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्तमस कहते हैं। देखिए एक वयस्क मनुष्य में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो लगभग 5 सेमी लंबी होती है, 3 सेमी चौड़ी होती है तथा इसका भार लगभग 25 ग्राम होता है। इसका भार लगभग कितना होता है? 25 ग्राम होता है। तो अब तक हमने जाना कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वह एच आकार की ग्रंथि है तथा गले के पास स्थित होती है। गले के जो अपना गला है उसके अंदर स्थित होती है तथा जो श्वास नली है उसके पास पाई जाती है। और जो थायराइड ग्रंथि है वो 2 पालियों से निर्मित है। दोनों पालियाँ स्तमस नामक संयोजक सेतु से जुड़ी होती हैं। अब देखिए जो दोनों पालियाँ होती हैं उन पालियों में गोलाकार पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं। यदि हम थायराइड ग्रंथि की पाली की संरचना को देखें तो उसके अंदर गोलाकार पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं। इन गोलाकार जो पुट्टिकाएँ होती हैं इनको हम थायराइड पुट्टिकाओं के नाम से जानते हैं। यदि हम एक गोलाकार पुट्टिका की संरचना को देखें तो जो गोलाकार पुट्टिका है वो इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें यदि हम देखें तो जो पुट्टिका होती है, जो गोलाकार रचना है, वो चारों तरफ से स्तरित घनाकार उपकला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंतर्गत पाई जाने वाली जो पुट्टिकाएँ होती हैं वो पुट्टिकाएँ की जो दीवार है, भित्ति है, वो स्तरित घनाकार उपकला या कह दो स्तरित घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से घिरी होती है या स्तरित होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए जो ये पुट्टिका होती है उस पुट्टिका में एक ग्लाइकोप्रोटीन भरा रहता है। पुट्टिका में क्या भरा रहता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम कहते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन। आयोडोथायरोग्लोबुलिन।
तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर जो गोलाकार पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, वो गोलाकार पुट्टिकाओं की जो भित्ति है, दीवार है, वो स्तरित घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन पुट्टिकाओं में एक ग्लाइकोप्रोटीन भरा रहता है जिसे हम कहते हैं आइडोथायरोग्लोब्युलिन कहते हैं। और ये आइडोथायरो जो ग्लोब्युलिन है वो टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से समृद्ध होता है। जो ये थायरोग्लोब्युलिन है उसमें टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसी टायरोसिन से जब आयोडीन जुड़ता है तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। फिर देखिए, जो ये गोलाकार पुट्टिकाएं होती हैं, इन गोलाकार पुट्टिकाओं के बाहर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पैराफोलिकुलर कोशिकाएं या सी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और इन सी कोशिकाओं से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। क्या कहते हैं? कैल्सीटोनिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये थायराइड ग्रंथि होती है, इसी थायराइड ग्रंथि में लगभग जो ये थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर थायराइड ग्रंथि के अंदर 4 पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है, जो हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो थायराइड ग्रंथि है उसी के अंदर पैराथायराइड ग्रंथियाँ दशी होती हैं, जो संख्या में 4 होती हैं। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर पाई जाने वाली जो पुट्टिकाएं होती हैं उनमें थायरोग्लोब्युलिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जो टायरोसिन से बना होता है। टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है। अब देखिए, क्वेश्चन आता है थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। तो थायरोक्सिन के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में टायरोसिन एमिनो अम्ल और आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो जो पुट्टिका है, पुट्टिका में पाया जाने वाला जो थायरोग्लोब्युलिन है उसमें जो टायरोसिन है वो आयोडीन से जुड़कर मोनोआइडोटायरोसिन MIT, जिसे T1 कहते हैं, बनाता है। थायरोक्सिन के निर्माण के चरण हैं कि जो टायरोसिन एमिनो अम्ल है वो आयोडीन के साथ मिलकर MIT मोनोआइडोटायरोसिन या T1 का निर्माण करता है। फिर जो MIT है मोनोआइडोटायरोसिन, ये मोनोआइडोटायरोसिन है, ये वापस आयोडीन के साथ मिलकर डाईआइडोटायरोसिन का निर्माण करता है, इसे T2 कहते हैं। फिर जो ये DIT है या T2 है, इसके साथ पुनः आयोडीन जुड़ता है जिससे ट्राईआइडोथायरोनिन, ये थायरोनिन है, ये टायरोसिन है। तो टायरोसिन और आयोडीन मिलकर MIT बनाएंगे, MIT और आयोडीन मिलकर DIT बनाएंगे, और DIT या T2 से आयोडीन मिलकर TIT, जिसे हम T3 कहते हैं, उसका निर्माण होता है। ये जो T3 है उसके साथ पुनः आयोडीन के जुड़ने से टेट्रा आइडोथायरोनिन या T4 का निर्माण होता है। अब देखिए, जो ये T4 होता है, इसी T4 को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये T4 होता है, इसी को थायरोक्सिन कहा जाता है। तो ये T4 होता है, इसको ही हम थायरोक्सिन कहते हैं। हालांकि जो थायरोक्सिन है, मुख्य रूप से जो थायरोक्सिन है उसको T3 और T4 इन दोनों के रूप में जाना जाता है, अर्थात T3 और T4 इन दोनों को ही थायरोक्सिन कहा जाता है। लेकिन जो किताबों में दे रखा है, जो NCERT के हिसाब से है, वही आपको याद रखना है कि जो टेट्रा आइडोथायरोनिन है उसको ही थायरोक्सिन के रूप में जाना जाता है। बाकी हम यदि इसको बिल्कुल खुले तौर पर देखें तो T3 और T4 ये दोनों ही थायरोक्सिन के रूप हैं। जो T3 और T4 है, देखिए उनमें क्या डिफरेंस है। तो T4 जिसे टेट्रा आइडोथायरोनिन या T4 के नाम से जाना जाता है, यह पुट्टकीय कोशिकाओं, जो पुट्टकीय कोशिकाएं होती हैं, जो पुट्टक कोशिकाएं हैं, उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपको मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि से स्रावित एक हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी उपस्थिति में थायरोक्सिन का क्या होता है? निर्माण।
तो देखिए जो T4 है या जो थायरोक्सिन के रूप में जिसे हम सामान्यतः रूप से जानते हैं, वो कुल जो थायरोक्सिन है, वैसे इन दोनों को ही थायरोक्सिन के रूप में जाना जाता है। जो कुल थायरोक्सिन है उसका T4 65 से 90% तक होता है तथा यह अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है, जबकि जो ट्राईआइडोथायरोनिन है T3 है वो T4 से अधिक सक्रिय व शक्तिशाली होता है, जो कुल हार्मोन का लगभग 10% होता है। हालांकि आपको मैंने बता दिया है कि T3 और T4 दोनों ही थायरोक्सिन के रूप हैं, लेकिन टेट्राआइडोथायरोनिन है T4 है, इसको ही मुख्यतः थायरोक्सिन के नाम के संदर्भ में जाना जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जो पीयूष ग्रंथि है, ये अपनी जो थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित हुए, एक तो थायरोक्सिन, एक है सी कोशिकाओं से स्रावित होने वाला कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब देखिए थायरोक्सिन हार्मोन कौन कौन से कार्य करता है तथा कैल्सीटोनिन कौन कौन से कार्य करता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज हमने एक तो पीनियल ग्रंथि के बारे में जाना, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क में स्थित है तथा जो पीनियल ग्रंथि है वो हमारी जो दैनिक लय है उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। और जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे जो गले में ट्रेकिया के पास स्थित होती है और ये दो पालियों से निर्मित होती है, और जो दोनों पालियां हैं उसमें विशेष प्रकार की गोलाकार क्या पाई जाती हैं, पुट्टिकाएँ, और इन्हीं पुट्टिकाओं के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन भरा रहता है जिसे आइडोथायरोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है, जो टायरोसिन एमिनो अम्ल से समृद्ध होता है। फिर हमने बात की थायरोक्सिन का निर्माण। तो आपको मैंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए हमें कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो एक तो टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल और दूसरा है आयोडीन। तो विभिन्न प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं उन श्रृंखलाओं में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य तथा कैल्सीटोनिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन यदि कम स्रावित होता है तो कौन कौन सी दशाएं होती हैं, और अधिक स्रावित होता है तो कौन कौन सी दशाएं उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तथा साथ ही एक सूचना और है कि ये जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं, ये 11th क्लास जो NCERT है उसके अंतर्गत भी आते हैं। तो इस बार जो कोर्स है 11th क्लास RBSc का कोर्स है, 11वीं क्लास का वो चेंज हो गया है, और 11वीं क्लास का जो RBSc का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो 11वीं NCERT है उसको लागू कर दिया गया है। और 11वीं NCERT की जो बुक है उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के संदर्भ में जो बिंदु दे रखे हैं वो अपनी 12वीं RBSc की बुक के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये वीडियो जो 11वीं में बायोलॉजी लेना चाहते हैं बच्चे उनके लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो जो भी बच्चे 11वीं में बायोलॉजी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतने ही उपयोगी हैं। तो जो भी बच्चा 11वीं में बायोलॉजी लेना चाहता है आपके आसपास, उसको भी आप इसके संदर्भ में बता सकते हैं। धन्यवाद।